गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल? बढ़िया, चकाचक। ओके, तो पिछले वीडियो में वर्क की करी थी बहुत सारी बातें, और एक बार सारी बातों को यहां पर लिख लेते हैं क्योंकि आज वंस एंड फॉर ऑल वी आर गोइंग टू कंप्लीट वर्क। इस वर्क की आज यहां पर बात खत्म हो जाएगी और आप लोग पूरी तरीके से तैयार हो चुके हो, रेडी हो चुके हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समझने के लिए। लेकिन उसके लिए आज का वीडियो एक बार और देख लेते हैं, फिर आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा कि आप बोलोगे अरे वाह वाह वाह। चलो, तो वर्क की बात हम लोगों ने 2 वीडियो पहले से शुरू की थी, जब हमने हीट और वर्क साथ में पढ़ना शुरू किया था। और मैंने वर्क के बारे में आपको बताया था दैट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ट्रांसफर। और मैंने आप लोगों को वर्क डन का एक छोटा सा फॉर्मूला सिखा दिया था, दैट इज माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा वी। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो यू विल ऑलवेज गेट द वर्क डन। अब यहां पर अगर वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो आप कहेंगे वर्क डन बाय द सिस्टम या बाय द गैस, जो भी है। और अगर आपको यहां पर W की वैल्यू पॉजिटिव है तो आप क्या बोलेंगे? वर्क डन ऑन द सिस्टम। यहां पर वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव क्यों मिली? क्योंकि गैस नेगेटिव क्यों मिली? क्योंकि गैस क्या हो रही है? एक्सपैंड। सिस्टम क्या हो रहा है? एक्सपैंड। सिस्टम के एक्सपैंड होने का मतलब है फाइनल वॉल्यूम इज ग्रेटर देन इनिशियल वॉल्यूम। इसका क्या मतलब है? जब आप यहां पर डेल्टा वी की वैल्यू निकालेंगे तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल फॉर्मूला लगेगा, और वी फाइनल की वैल्यू बड़ी होगी, मतलब यहां से आपको डेल्टा वी कैसा मिलेगा? पॉजिटिव। और जब आप पॉजिटिव वैल्यू को इस फॉर्मूले में रखेंगे तो ओवरऑल आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बहुत इजी। जब गैस या आपका सिस्टम कंप्रेस होगा तो वी फाइनल की वैल्यू वी इनिशियल से छोटी हो जाएगी। तो जब आप डेल्टा वी का फॉर्मूला लगाएंगे वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, तो यहां वाले केस में आपको डेल्टा वी का वैल्यू क्या मिल जाएगा? नेगेटिव। और जब आप एक नेगेटिव डेल्टा वी की वैल्यू को नेगेटिव प्रेशर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव नेगेटिव बन जाएगा पॉजिटिव, तो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम। ये वाला फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। ओनली एट कांस्टेंट प्रेशर। ये पहला वाला फॉर्मूला। फिर दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वर्क डन इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर कर्व, इज इक्वल टू टोटल एरिया अंडर कर्व। और हमने बहुत सारे इसके केसेस देखे थे। आइसोकोरिक, वो प्रेशर वॉल्यूम, ये कहां पर आप निकाल सकते हो? इट कैन बी फाइंड आउट एज प्रेशर वॉल्यूम वर्क। तो जब आपको प्रेशर वॉल्यूम का कर्व होगा तो आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, आइसोबैरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज हो रहा है, देन जिसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों चेंज हो रहे हैं। हम लोगों ने बहुत सारे टाइप के इसके अंदर देखे थे। और मैंने आपसे कहा था कि एक चीज और है, अगर आपको ग्राफ नहीं दिया है तब आप वर्क डन निकालेंगे W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल, जिसको हम लोगों ने इंटीग्रेट करना था V1 से V2, या अब आप इसे याद करेंगे V फाइनल एंड V इनिशियल मल्टीप्लाई बाय डेल V। अब गाइस, इस फॉर्मूले को मैंने पिछले वीडियो में छोड़ दिया था और मैंने कहा था इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे, यानी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो गाइस, आज का पूरा वीडियो, आज का हमारा पूरा वर्क डन की बात सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले पर होगा। इस फॉर्मूले को कैसे मैं इंटीग्रेट करना आपको सिखाऊंगा, कैसे इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। तो क्या ये सारी बातें क्लियर है? तो गाइस, अब आप 2 तरीके से वर्क डन निकालना सीख चुके हो। अब तीसरे तरीके से भी आज अगर आपने वर्क डन निकालना सीख लिया तो क्या हो जाएगी? ओ बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले कुर्र। चलो, तो गाइस, लेट्स स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वर्क व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट एंड ग्राफ इज नॉट गिवन। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे? वर्क डन at या work done when pressure is not constant
when pressure is not constant and ग्राफ, कौन सा ग्राफ? पीवी ग्राफ इज नॉट अवेलेबल। तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में एक फॉर्मूला डिराइव करवा दिया था, दैट इज P इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल VI से VF तक आपको इसे इंटीग्रेट करना होगा, मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। आई गेस इस फॉर्मूले को निकालने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। याद करो, मैंने कर्व बनाया था, फिर उसमें छोटी सी स्ट्रिप काटी थी, स्ट्रिप निकाली थी मैंने, फिर स्ट्रिप की लेंथ और विड्थ से उसका एरिया निकाला था, और उसका एरिया प्रेशर इनटू वॉल्यूम इसी के बराबर आ रहा था। तो हमने वर्क डन इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व निकाला था, और वहां से ये फॉर्मूला हमें मिला था। तो नाउ गाइस वी हैव दिस फॉर्मूला, बट हमें पता नहीं कि इसको यूज कैसे करें। ठीक है, तो क्या आप लोगों को आइडियल गैस के बारे में कुछ पता है? व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? हम लोग पढ़ के आए थे पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में। व्हाट इज आइडियल गैस इक्वेशन? वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल टू PV इज इक्वल टू nRT। अब अगर मैं यहां पर प्रेशर यहीं रख के इस इक्वेशन को रीअरेंज करूं, दैट nRT बाई V, तो क्या ये इक्वेशन मेरे काम की हो सकती है? क्या ये इक्वेशन मेरे काम की हो सकती है? हाँ, ये इक्वेशन मेरे काम की हो सकती है। दैट मीन्स हम लोग यहां पर आइडियल गैस इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई? अब एक चीज और समझो, यहां पर क्या हो रहा है, बहुत प्यार से और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना। बड़े धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, धीमे 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 आगे बढ़ेंगे। ये आपका सिस्टम है, ये हम लोगों ने यहां पर वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा दिया है, और ये इसका पिस्टन का हैंडल है। तो ये रहा आपका हैंडल, वेटलेस फ्रिक्शनलेस पिस्टन का ये रहा आपका हैंडल। ठीक है, अभी यहां पर मैंने अंदर गैस भर रखी है, तो गैस इस पिस्टन पे ऊपर की ओर एक प्रेशर लगा रही, जिसको मैंने लिख दिया प्रेशर ऑफ गैस, या मैं इसको इंटरनल प्रेशर भी बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? प्रेशर इंटरनल, क्योंकि ये अंदर की साइड से प्रेशर लग रहा है। वहीं पर ऊपर से ये पिस्टन, या ऊपर से जो तुम्हारी सराउंडिंग है, जो तुम्हारा इन्वायरमेंट है, वो इस पर एक P एक्सटर्नल लगा रहा है। और अभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, मतलब यहां पर जितनी P इंटरनल प्रेशर ऊपर की ओर लगा रहा है, उतना P एक्सटर्नल नीचे की ओर प्रेशर लगा रहा है। फिर से मेरी बात सुनना, जितनी गैस अंदर से, यहां पर आपकी गैस भरी हुई है, तो जितनी गैस नीचे से इस पिस्टन को ऊपर की ओर धकेल रही है, ठीक उतना ही ऊपर से गैस प्रेशर को नीचे की ओर धकेलती है। इसका एक बहुत प्यारा एग्जांपल बताऊं, बायोलॉजी पढ़ना चाहते हो मत पढ़ो, पर एक बहुत अच्छी चीज तुमको बताता हूं, देखो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जब अपन सांस लेते हैं या सांस छोड़ते हैं, देखना है, ये मैंने सांस ली, अब यू कैन सी मेरा जो चेस्ट है वो थोड़ा फूल गया, मतलब मेरे जो लंग्स हैं वो फूल गए। अब क्या हुआ, बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है? 1 atm। मेरे फेफड़ों में जब मैंने सांस खींची तो मेरे फेफड़ों के अंदर हवा बढ़ गई, एयर बढ़ गई, तो अब मेरे फेफड़ों यानी मेरे लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। तो प्रेशर इनसाइड माय लंग्स इज ग्रेटर देन प्रेशर आउटसाइड माय बॉडी। मतलब इस रूम का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके मुकाबले मेरे फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। तो अब मेरे फेफड़े पता है क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली सांस को बाहर छोड़ना शुरू करेंगे। अच्छा, सांस कब तक बाहर छोड़ेंगे? अगर पूरी सांस बाहर छोड़ दी तो मेरे तो फेफड़े पिचक जाएंगे, जैसे बलून में होता है। तुम अगर बलून की पूरी हवा निकाल दो तो बलून की दोनों जो वॉल्स है वो चिपक जाती है, तो ऐसे तो मैं मर जाऊंगा, आप मर जाओगे, सब मर जाएंगे, सब मर जाएंगे, सुना शट्टे भी नहीं बचेगा। समझ रहे हो? तो क्या होगा, यहां पर हमारे लंग्स को इतनी ही एयर, उतनी ही गैस बाहर रिलीज करनी है जिसपे हमारे फेफड़े चिपके नहीं, मतलब अंदर लंग्स में हवा होनी चाहिए। तुम सांस बाहर छोड़ते हो तब भी फेफड़ों में हवा रहती है, तो ये कैसे बैलेंस होगा? तो जब मैंने सांस ली तो मेरे फेफड़ों के अंदर का प्रेशर बढ़ गया,
एटमॉस्फेयर के मुकाबले। तो मेरे फेफड़े ऑटोमेटिकली हवा, एयर बाहर छोड़ना चालू कर देंगे। कितनी हवा छोड़ेंगे? ये बस उतनी एयर बाहर रिलीज करेंगे जितने में लंग्स का प्रेशर एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम में आ जाए। जितना प्रेशर बाहर उतना प्रेशर अंदर। अब मैंने पूरी ताकत लगा के पूरा बाबा रामदेव बन गया मैं, पूरी हवा बाहर छोड़ दी, तो अब लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, फेफड़े पिचक गए, तो तुरंत एटमॉस्फेयर से हवा नाक से अंदर घुसने लगेगी ताकि फेफड़े फिर फूल जाए। मतलब हमारे फेफड़े और ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर बराबर रहता है। वही चीज यहां हो रही है, जितनी गैस नीचे से ऊपर प्रेशर लगा रही है उतना ही प्रेशर ऊपर से नीचे की ओर लग रहा है। समझ रहे हो? अब एक काम करते हैं, यहां पर रखते हैं कुछ छोटे छोटे वेट्स। ये बहुत छोटे छोटे वेट्स है मेरे प्यारे बच्चों, ये इतने छोटे छोटे वेट्स हैं जिसका कोई जवाब नहीं। मतलब तुम्हारे लिए मैं बता दूं, 1 mg भी बहुत बड़ी चीज हो गई। 1 मिलीग्राम जिसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस ज्यादा नहीं है, वो भी बहुत बड़ा हो गया। मतलब ये 0.00000001 ग्राम्स, बहुत छोटा ये वेट है। तो ये वेट्स रखने के बाद हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। ये वेट्स रखने के बाद अब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ गया है। जितना दबाव ऊपर से पड़ रहा है उतना दबाव नीचे से भी पड़ रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? अब मैंने क्या करा, धीरे से एक वेट हटा दिया। मैंने धीरे से क्या करा, एक वेट हटा दिया। अब जैसे ही ऊपर से तुम एक वेट हटाओगे, इस वेट के हटने की वजह से क्या होगा, ऊपर से जो दबाव पड़ रहा था वो भले ही इस वेट की वजह से बहुत कम पड़ रहा था, पर पड़ तो रहा था। तो जैसे ये वेट हटेगा, एक्सटर्नल प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा। तो क्या होगा, तुम्हारा जो गैस है ये ऊपर की ओर एक प्रेशर लगा देगा, क्योंकि ऊपर से दबाव कम पड़ा, तो ये नीचे से ऊपर एक दबाव लगाएगा। और अब क्या होगा, तुम्हारा सिस्टम जैसे यहां तक था, तो अब तुम्हारा सिस्टम मूव करके लेट्स इमेजिन इतना ऊपर खसक गया। तो इनिशियली तुम्हारा प्रेशर ये था, तो अब तुम्हारा जो पिस्टन है वो इतना पोर्शन ऊपर बढ़ गया। कितना पोर्शन? मैं कहता हूं डीवी, थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ बढ़ गया, मतलब हल्का सा ये ऊपर, या डीएक्स मान लो, इतनी पोजीशन ये ऊपर चला गया। अब एक बात समझो, जैसे ये ऊपर गया फिर यहां पर क्यों रुक गया ये, क्योंकि फिर P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर हो गया। लेकिन प्यारे बच्चों, जब यहां तक गैस थी तब तुम्हारा P इंटरनल था, लेकिन अब इतना एरिया बढ़ गया, मतलब हो ना हो गैस एक्सपांड हुई, और गैस जब इतने अमाउंट में एक्सपांड हुई तो यार उसका प्रेशर भी बढ़ना चाहिए, क्योंकि गैस एक्सपांड हुई है मतलब प्रेशर बढ़ा। तो अब यहां पर जो तुम्हारा न्यू प्रेशर हो जाएगा वो हो जाएगा P इंटरनल प्लस dP। दिस dP इज अ वेरी स्मॉल, दिस dP इज अ वेरी स्मॉल प्रेशर। जो क्यों लगाना पड़ा, अंदर की गैस को क्यों लगाना पड़ा, क्योंकि ऊपर से तुमने बहुत छोटू सा वेट हटा दिया, छोटू सा वेट हटा दिया। और जब ये छोटू सा वेट हट जाएगा, जब ये छोटू सा वेट हट जाएगा तो गैस को मौका मिल जाएगा एक्सपैंड करने का। अब गैस कितना एक्सपैंड करेगी, डीपी। अच्छा, जैसे ही गैस एक्सपैंड करी, इतना ऊपर गई, रुक गई, इतना होके रुक गई, कारण फिर इक्विलिब्रियम बन गया। तो इतना एक्सपैंड करने के बाद जब इक्विलिब्रियम बना, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि जो तुम्हारा एक्सटर्नल जो प्रेशर लग रहा है वो इंटरनल के बराबर हो गया। तो इस मोमेंट पर P इंटरनल कितना है, या इंटरनल प्रेशर कितना है, वो है P एक्सटर्नल इज इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP। बोलो समझ में आई क्या? ओ भाई हाँ या ना? ओ भाई आई कि नहीं आई? समझ रहे हो ना भाई? ऊपर से पहले प्रेशर नीचे लग रहा था, नीचे से ऊपर लग रहा था, बढ़िया, सब इक्विलिब्रियम में थे, ऊपर वेट्स सब जमे हुए थे, चकाचक इक्विलिब्रियम था, कोई तकलीफ नहीं थी। P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर था, मैंने वेट हटा दिया, हल्का सा वजन कम हुआ तो नीचे की गैस ने ऊपर धक्का मार दिया,
लेकिन कितना धक्का मारा, क्या पूरा फेंक दिया बाहर? नहीं, इतना सा ऊपर बढ़ी पिस्टन, इतना सा पीछे की ओर, पिस्टन इतना सा ऊपर चला गया dx। तो पिस्टन ऊपर गया होगा, मतलब अंदर की गैस ने प्रेशर लगाया होगा तभी ऊपर गया। लेकिन जब P इंटरनल और P एक्सटर्नल बराबर थे तो ये पिस्टन मूव करना नहीं था। पिस्टन dx पोजीशन पे डिस्प्लेस हुआ, ऊपर क्यों गया? क्योंकि छोटू सा प्रेशर ज्यादा लगा। अब P इंटरनल के साथ साथ dp नाम का प्रेशर भी लग रहा है जो बहुत छोटा है लेकिन है। लेकिन यहां पर आकर तुम्हारा पिस्टन फिर रुक गया। पिस्टन के रुकने का मतलब है कि यहां पर एक्सटर्नल और इंटरनल प्रेशर फिर बराबर हो गया। लेकिन अब इंटरनल प्रेशर कितना है? P इंटरनल प्लस dp, क्योंकि तुमने एक वेट हटा दिया था इसलिए प्रेशर थोड़ा बढ़ गया। और एक्सटर्नल प्रेशर तो अभी भी एक्सटर्नल है भाई, एक्सटर्नल प्रेशर में कोई बदलाव थोड़ी, एक्सटर्नल प्रेशर तो सराउंडिंग लगा रहा है। तो अब P एक्सटर्नल किसके बराबर हो गया? P इंटरनल के। तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में आप देख सकते हो कि जैसे फिर मैं वेट हटाऊंगा फिर थोड़ा सा प्रेशर बढ़ेगा, P इंटरनल प्लस dp, फिर वेट हटाऊंगा फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा, फिर वेट हटाऊंगा फिर इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा। तो मैं इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल स्मॉल वेट हटाता जाऊंगा और इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल स्मॉल प्रेशर बढ़ता जाएगा। स्मॉल स्मॉल प्रेशर बढ़ रहा है, स्मॉल स्मॉल इंटरनल प्रेशर बढ़ रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों, अल्टीमेटली हो क्या रहा है? अल्टीमेटली ये हो रहा है कि जब प्रोसेस यहां से शुरू हुई थी फर्स्ट पोजीशन पे, तो यहां का वॉल्यूम गैस का V इनिशियल, मतलब जब P एक्सटर्नल P इंटरनल के बराबर था तो तुम्हारी गैस का वॉल्यूम कितना माना मैंने? VI। अब मैंने क्या करा, इनफाइनाइट हटाता गया, इनफाइनाइट प्रेशर भी बढ़ता गया। और देखो यहां पर ये इतना वॉल्यूम भी बढ़ गया, मैं कहता हूं dV से वॉल्यूम बढ़ गया मेरा, तो छोटू वॉल्यूम भी बढ़ गया। और मान लो मैं इसको करते करते यहां ले आया, इस पॉइंट पे ले आया, कितने टाइम? इनफाइनाइट टाइम्स करके मैं यहां आ गया, तो ये मेरा V फाइनल हो गया। तो प्यारे बच्चों, अल्टीमेटली तुमको करना क्या है? V इनिशियल से V फाइनल का अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे तो ये जो रास्ते में छोटू जो प्रेशर में बदलाव आया है वो सब इंक्लूड हो जाएगा। अरे यार, बात समझ रहे हो कि नहीं यार? मतलब काम इनिशियल से फाइनल का ही देखना है, लेकिन रास्ते में मैंने प्रेशर कैसे बढ़ाया? छोटू प्रेशर बढ़ाया। समझ गए? कोई दिक्कत? इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जरा इसको नोट करो, फिर इसको डायग्राम को रब करेंगे और मेन चीज की तरफ चलेंगे। ये मैंने तुमको इमेजिन करा दिया, अपने फेफड़े बताए तुमको, रामदेव बन गया तुम्हारे लिए और तुमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार, आ गया आई नो आ गया तुमको, मुझे पता है तुमको आ गया। इतना स्क्रीनशॉट लो जरा, ठीक है ना? मतलब प्रेशर छोटा कितना भी बढ़ाओ, V इनिशियल और V फाइनल अपन देखेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आप सब लोगों को एक बात पता चल गई, मैं यहां मुझे लिखना पड़ेगा दैट P एक्सटर्नल कैन बी इक्वल टू P इंटरनल प्लस dP, वेयर dP इज अ वेरी स्मॉल इंक्रीज इन प्रेशर। अब वो कितनी बार हो, जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो सब इंक्लूड हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अब यहां पर मेरे पास में बहुत सारी ऐसी चीजें हो गई है जो मेरी मदद करने वाली है इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। पहली मेरे पास में इक्वेशन है जिसको मुझे पढ़ना है, दूसरा मेरे पास में आइडियल गैस इक्वेशन है, और तीसरा मेरे पास में वो पॉइंट है। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूं, सबसे पहले मैं ये P एक्सटर्नल को इस इक्वेशन में रखने वाला हूं। लेट्स से दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो पुट 2 in 1, 2 को 1 में रख के देखो तो क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। तो W इज इक्वल टू माइनस P इंटीग्रेशन, हमको V इनिशियल से V फाइनल करना है किसका? अब P एक्सटर्नल की जगह क्या आ गया? P इंटरनल प्लस dP मल्टीप्लाई बाय dV। इक्वेशन समझ में आई? प्यारे बच्चों, तुम्हारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ देखो। अभी पूरे फेफड़े फाड़ के पूरी जान का जोर, तुमने क्या सुना? जान ही सुना ना? हाँ, पूरा जान का जोर लगा के मैंने तुम्हें समझाया कि प्रेशर dP बढ़ा, छोटू सा बढ़ा, और इक्वेशन में आते ही हमने उसको इग्नोर कर दिया। हटा सावन की घटा, नल गए बाल्टी हटा। तो
बिकॉज dp इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइट टाइम्स स्मॉल है. इग्नोर इट, इग्नोर इट. इग्नोर की स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, IGNORE. एक प्यारा सा बच्चा मेरे से बोलता है सर आपने क्लोरोफिल की स्पेलिंग गलत लिखी है. आपको क्लोरोफिल की स्पेलिंग नहीं आती? अबे जिसको पूरी केमिस्ट्री आती है, अबे जिसने बायोलॉजी पढ़ के 11th 12th और फार्मेसी किया, उसको क्लोरोफिल की स्पेलिंग नहीं आएगी? वो पढ़ाने के चक्कर में हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ गलत लिख दिया तो बच्चे सर ने स्पेलिंग गलत लिखी ये. अबे तुम कंसेप्ट देखो बांगड़ुओ, पगलो. मेरे प्यारे गुलगुलो. फिर तुम ऐसे बच्चे से हरकत करते हो, तुम्हारे गाल खींचने का मन करता है, गुगली वुगली है. चलो, तो डोंट फोकस ऑन द मिस्टेक, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट. ओहो ओहो ओहो. चलो आगे बढ़े. यहां तक की चीज क्लियर हो गई. तो अब इस इक्वेशन में क्या करा, डीपी इग्नोर मार दिया. तो WA इज इक्वल टू पी इंटरनल V इनिशियल से V फाइनल का इंटीग्रेशन इनटू डेल्टा V. नाउ गाइस, मेरे प्यारे प्यारे चोनू मोनू बच्चों, लेट्स इमेजिन द होल सिस्टम इज एन आइडियल गैस. क्या इमेजिन, क्या पूरा सिस्टम एक आइडियल गैस है. तो PV इज इक्वल टू NRT एप्लीकेबल है एंड प्रेशर इज इक्वल टू NRT. तो क्यों ना हम इस प्रेशर को यानी NRT बाई V को यहां रख दें. क्योंकि प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बोला था कि जब मुझे वॉल्यूम की टर्म्स में इंटीग्रेशन करना है और करना प्रेशर को, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है भाई. प्रेशर एक अलग चीज है, वॉल्यूम एक अलग चीज है. तो इफ आई वांट टू इंटीग्रेट दिस विथ वॉल्यूम इनिशियल एंड वॉल्यूम फाइनल, मुझे यहां पर वॉल्यूम की वैल्यू चाहिए जो मैं यहां से अचीव कर सकता हूं. तो पुट द वैल्यू ऑफ P ओवर हियर. तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखना. ये बन जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव P की जगह क्या आ जाएगा, NRT इंटू डेल्टा V अपॉन V. मैंने क्या करा, डेल्टा V बाई V यहां पर लिख दिया. ठीक है प्यारे बच्चों. और ये हो गया VI से VF. अब देखो, नंबर ऑफ मोल्स गैस के कांस्टेंट होंगे, R आइडियल गैस कांस्टेंट है, एंड T कांस्टेंट है. तो हम इन तीनों को क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट. मतलब अगर आपको कभी कोई न्यूमेरिकल आया, अगर आपको इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए कोई न्यूमेरिकल आया, तो वहां पर आपको बोल दिया जाएगा दैट वी हैव 1 मोल ऑफ गैस. मोल्स कांस्टेंट हो गए. अगर यूनिट ATMs में दे रखी है तो 0.0821 यूज करो. बार में दे रखी है तो 8.321 वैल्यू R की यूज करो. मैं आपको बहुत सारे वैल्यू R स्टेट्स ऑफ मैटर में सिखा चुका हूं. और टेम्परेचर बोल देंगे कि ये पूरी हरकत 300 केल्विन पर चल रही है, 273 केल्विन पर चल रही है, 373 केल्विन पर चल रही है. तो NRT कांस्टेंट निकलेगा. तो NRT कांस्टेंट है तो इधर ले लो इसको. तो ये माइनस NRT बाहर आ गया. अब यहां पर क्या बचा, V इनिशियल V फाइनल डेल्टा V बाई V. अब मेरे प्यारे बच्चों को इतना इंटीग्रेशन तो समझ में आ ही गया होगा कि जब आप डेल्टा V बाई V का इंटीग्रेशन करते हो, dx बाई d का इंटीग्रेशन करते हो VI से VF, तो ये वैल्यू लग के कैसा दिखने लगेगा, ये दिखने लगेगा माइनस NRT VF अपॉन VI. यहां पर लॉग बेस E VF अपॉन VI, ये ऐसा आपको दिखने लगेगा. तो फाइनल आपकी वैल्यू हो जाएगी वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग बेस E, या कुछ कुछ बुक में इसको ln लिखा हुआ रहेगा, कुछ कुछ बुक्स में ये ln की तरह होता है. तो घबराना मत, ln इज नथिंग बट लॉग बेस E. तो लॉग बेस E VF अपॉन VI एंड दिस इज योर फॉर्मूला ऑफ वर्क डन. तो ये मैंने आपको उस समय कहा था कि मैं आपको इंटीग्रेट करना सिखा दूंगा. तो प्यारे बच्चों, ये आपका फाइनल फॉर्मूला है. कैसे आया ये समझ में आया. थोड़ा सा ये वाला आइडियल गैस वाला पार्ट आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे मैं आपको इसकी एक और टेक्निक सिखाने वाला हूं. तो थोड़ा उसकी तरफ आपको फोकस्ड रहना होगा. ठीक है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, ताकि ये फॉर्मूला उठा के मैं यहां लिख सकूं. थोड़ा सा मुझे और चीजें आपको बतानी है. ठीक है, हैव यू टेकन द स्क्रीनशॉट? शैल वी मूव? चलिए, सुपर्ब, बहुत बढ़िया. और मेरा प्यार हैप्पू सामो, और मेरा आम किच्चू से भी गुटली. तो यहां पर
फाइनली वी नो दैट W इज इक्वल टू माइनस NRT लॉग बेस E VF अपॉन VI। ये आपका फाइनल फॉर्मूला हो गया। आइडियल गैस की इक्वेशन से हम लोगों ने इसको ले लिया, यहां पर मजा आ गया। अब आप लोगों के पास में एक अच्छा फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हो। अच्छा, कुछ कुछ बुक्स में मैंने कहा ln लिखा रहता है, तो ln से डरना नहीं, ln log E है। और अगर आप इसको log बेस 10 में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 2.303 से मल्टीप्लाई कर दो, ये log बेस 10 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। और log बेस 10 की वैल्यू होती है log 0 की वैल्यू 1 की 0 देन log बेस 10 की वैल्यू 1, और उसके बीच में सारी वैल्यूज अपन ने पढ़ रखी है। अगर किसी बच्चे को log कैसे यूज करना है तो मैं बता दूं, सेशन 2020-2021 में मैंने क्लास 12th के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर बनाया है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम का चैप्टर बनाया है, तो आप ग्रेविटी सर्कल चैनल पर आओ, प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाओ, आप प्लेलिस्ट ऑप्शन पे जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर आप सर्च करो सेशन 2021, आपको ऊपर ही क्लियरली दिख जाएगा। उसमें आपको क्लास 12 दिख जाएगा और उसमें आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसके अंदर आपको एक वीडियो मिलेगा हाउ टू यूज लॉग, हाउ टू यूज लॉग। मैं अब देखो यहां पर ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे पाऊं नहीं दे पाऊं, मैं भूल जाऊं, आई डोंट नो, लेकिन मैंने आपको यहां बता दिया कि आप इस वीडियो को जरूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको प्यार हो जाएगा लॉग से, इतना आसान है। और मैंने लॉग की सारी वैल्यू भी निकालना सिखा दी, लॉग 0 से log 10 तक की, log 0 से log 10 तक की, log 1 से 10 तक की, मतलब जितनी वैल्यूज है वो सब मैंने आपको निकालना उसके अंदर सिखा दिया है। बड़े आराम से आप कर सकते हो। तो गाइस इस वीडियो को एक बार जरूर देख लेना ताकि इस प्रकार के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सको, मेरे प्यारे गुलगुले इसको सॉल्व कर सके। ठीक है, चलिए तो ये आप देख लेंगे सब वीडियो को जाकर। नाउ तो यहां पर मेरे लिए और इजी फॉर्मूला हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT लॉग बेस 10 वॉल्यूम फाइनल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम इनिशियल। तो बस ये बन गया तुम्हारा फॉर्मूला फाइनल। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, एक बात और, हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर में एक बार देख के आ चुके हैं कि अगर कोई आइडियल गैस है जिसका प्रेशर P1 है और उसका वॉल्यूम V1 है, तो वो P2 V2 के बराबर हो सकता है। ये पढ़ के आए थे कि नहीं आप पिछले वीडियो में, पिछले चैप्टर में? बिल्कुल पढ़ के आए थे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दैट P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू V2 अपॉन V1। अब जरा एक सेकेंड के लिए इसको इमेजिन करो कि P1 तुम्हारा इनिशियल प्रेशर है और V1 तुम्हारा इनिशियल वॉल्यूम है, P2 तुम्हारा फाइनल प्रेशर है और V2 तुम्हारा फाइनल वॉल्यूम है। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? प्रेशर इनिशियल अपॉन प्रेशर फाइनल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। अब यहां पर आप देखो, अगर क्वेश्चन में तुम्हें वॉल्यूम दे रखा हो तो तुम ये रखो, और अगर क्वेश्चन में तुम्हें प्रेशर दे रखा हो तो भी आप वर्क डन निकाल सकते हो। 2.303 NRT लॉग बेस 10 VF किसके बराबर है? PI के, तो PI एंड VI किसके बराबर है? PF के, तो VI की जगह क्या आ जाएगा? PF यानी फाइनल प्रेशर। और ये भी तुम्हारा एक फॉर्मूला बन गया। ओहो 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 ओहो, मजा आ गया, मजा आ गया, डन 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 डन, मजा आ गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये भी तुम्हारा वर्क डन का फॉर्मूला हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो मेरे प्यारे गुलगुलो। हो गया? ठीक है यार, पता है मैं क्या सोच रहा हूं? मैं ये सोच रहा हूं कि वो इंटीग्रेट वाला एक बार बता दूं क्या तुमको? मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मेरे प्यारे बच्चों को तकलीफ हो गई। अगर होगी तो क्या करेंगे? तो एक काम करते हैं, आपने ये नोट तो कर ही लिया है, मैं एक बार तुमको वो पूरी चीज बता देता हूं कि यार कैसे इंटीग्रेट हुआ हो, मतलब मैं वहां तक कैसे पहुंचा। देखो हम लोगों ने ये कर लिया था दैट वर्क डन इज इक्वल टू माइनस NRT। यहां पर हम लोगों ने V फाइनल, V इनिशियल और डेल V अपॉन V। तो बेटा जब इसका अपन इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पर यहां पर ये ऐसा दिखेगा NRT। ये अपने पास में एक फॉर्मूला होता है लॉग का, जो कुछ ऐसा दिखने लगेगा, लॉग बेस E V VF अपॉन VI। डेल V हट जाएगा, V ऊपर आ जाएगा,
V के आगे लग जाएगा log बेस E VF अपॉन ये VF एंड VI। अब फिर माइनस nRT। जब कभी भी ये दोनों यूनिट्स VI और VF इस तरीके से होती है तो ये माइनस में आ जाएगी, तो ये ऐसी दिखेगी log बेस E V2 माइनस log बेस E V1। ठीक है, और अब ये यूनिट्स ये लग गई यहां पर वैल्यू, या VF और VI लग गई। अब जब log बेस E दोनों में कॉमन है और सब्ट्रैक्शन है तो ये लग जाएगा माइनस nRT log बेस E कॉमन निकाल लिया VF अपॉन VI। ये इस तरीके से सॉल्व होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चल, तो ये मैंने एक बार बता दिया, जिन बच्चों को प्रॉब्लम हो वो समझ ले, और जिनको पता चल गया उनके लिए बहुत बढ़िया, बल्ले बल्ले पुर। हाँ, तो गाइस क्या क्या फॉर्मूले पढ़े? W इज इक्वल टू -2.303 nRT log बेस 10 VF अपॉन VI। एक फॉर्मूला और पढ़ा, W इज इक्वल टू -nRT log बेस E VF अपॉन VI। अच्छा, एक केस और बताता हूं। अब मान लो कोई क्वेश्चन है जिसमें तुमको गैस के बारे में ना N दे रखा है, ना R दे रखा है, ना T दे रखा है, कैसे सॉल्व करोगे? समझो भाई, VF और VI है, मतलब फाइनल और इनिशियल कंडीशन है। तो अगर मान लो मेरे पास में कोई एक आइडियल गैस है जिसका इनिशियल प्रेशर P1 या इनिशियल प्रेशर PI है, इनिशियल वॉल्यूम VI है, उसके नंबर ऑफ मोल्स N है, R और T। हम लोग सब जानते हैं ये वैल्यूज तो कांस्टेंट होती है, दिस वैल्यूज आर कांस्टेंट। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो। अब मान लो ये गैस पर प्रेशर लगा और ये प्रेशर चेंज होकर P फाइनल हो गया, वॉल्यूम चेंज होकर P फाइनल हो गया, लेकिन आइडियल गैस के लिए nRT हम लोग कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने यहां से ये वैल्यू उठाई थी, दैट PI VI इज इक्वल टू PF VF। याद करो, यही अपन ने उठाया था थोड़ी देर पहले। तो अगर मान लो तुमको क्वेश्चन में यहां पर P1 और V1 की वैल्यू दे रखी हो, या क्वेश्चन में तुमको P2 V2 की वैल्यू दे रखी हो, तो nRT की जगह जो तुम्हारी इच्छा हो वो पुट कर दो, कोई बड़ी बात थोड़ी है। तो अगर तुमको कोई क्वेश्चन में nRT की वैल्यू नहीं दे रखी है, भाड़ में जाए, मत दे, तू वैल्यू नहीं देगा तो हम सॉल्व नहीं कर सकते क्या? हम nRT की जगह P1 V1 रख देंगे, बिकॉज वी ऑल नो दैट P1 V1 इज इक्वल टू nRT एंड P2 V2 इज इक्वल टू nRT। nRT दोनों ही कंडीशन में कांस्टेंट है, तभी हम लोग वो फॉर्मूला भी यूज कर पाए थे। तो हम लोग जानते हैं कि nRT तो कांस्टेंट है, भले ही वो P2 V2 के लिए हो या P1 V1 के लिए। तो उसको हटाओ साल एक और यहां पर लिखो P1 V1 log बेस 10 V फाइनल माइनस V इनिशियल, या तो आप इसको P इनिशियल और V इनिशियल मान लो ताकि ये साथ में रहे। अगर आपको P2 V2 की वैल्यू पता हो तो P2 V2 लग दो, यानी प्रेशर फाइनल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम फाइनल log बेस 10 वॉल्यूम फाइनल अपॉन वॉल्यूम इनिशियल। तो कुछ भी करो, आप ढेर सारे फॉर्मूले का यहां पर इस्तेमाल कर सकते हो और चकाचक तरीके से वर्क डन निकाल सकते हो, कोई चिंता वाली बात ही नहीं। और अगर आपको यहां पर nRT की वैल्यू दे रखी हो, या -2.303 कर लेते हैं, log बेस 10 को कन्वर्ट करना आपको आता ही है, nRT log बेस 10 PI अपॉन PF। तो यही का यही फॉर्मूला आप लोग यहां पर भी लगा सकते हो, यानी अगर प्रेशर में टर्म दे रखी हो, वॉल्यूम नहीं पता हो, तो आप ये कर सकते हो और ये लगा सकते हो। तो देखो, अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों, तो फिर ये सारे फॉर्मूले आप खुद ब खुद डिराइव कर सकते हो बिना किसी परेशानी के। क्या ये चीज बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके का कोई डाउट? आई गेस नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये सारे फॉर्मूले आपकी कॉपीज में अच्छे तरीके से लिख जाने चाहिए, प्रॉपर तरीके से मुझे दिखने चाहिए। नहीं दिखेंगे तो मैं आके आपको गाल खींच दूंगा और गुली गुगली बुगली उगलू बुगलू कर दूंगा। पता नहीं क्या बोला मैंने, पर कुछ करूंगा। अब एक बात समझो, क्या आप लोगों को यहां पर मैंने कहा कि मैंने एक वेट हटाया तो प्रेशर बढ़ा, फिर वेट हटाया तो प्रेशर बढ़ा, फिर वेट हटाया तो प्रेशर बढ़ा, फिर वेट हटाया तो प्रेशर बढ़ा।
तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं फिर वेट रख दूं तो प्रेशर घट जाए, वेट रख दूं तो प्रेशर घट जाए, वेट रख दूं तो प्रेशर घट जाए, वेट रख दूं तो प्रेशर घट जाए? मतलब मैंने V इनिशियल से V फाइनल तक पहुंचा कैसे? वेट हटा के। अब अगर मैं वापस वेट रखना चालू कर दूं तो क्या मैं V फाइनल से V इनिशियल की तरफ नहीं आ सकता? बिल्कुल आ सकता हूं। तो गाइज यहां पर एक बात ध्यान रखेंगे कि ये जो पूरी प्रोसेस सीखी है ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। तो इट इज कॉल्ड एज वर्क डन बाय रिवर्सिबल प्रोसेस। ओह माय गॉड! तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? ये फॉर्मूला तब लगेगा जब प्रेशर आपके पास में कांस्टेंट ना हो। वो तो हम शुरू से सीख कर आ रहे हैं, लेकिन रिएक्शन कैसी हो? रिवर्सिबल प्रोसेस हो। मतलब मैं चाहूं तो प्रेशर बढ़ा दूं, P1 से P फाइनल पर आ जाऊं वेट्स हटाकर, मैं चाहूं तो वेट्स वापस रख के पिस्टन को दबा के P फाइनल से P इनिशियल पे आ जाऊं। मेरी मर्जी। मैं अपनी शादी में न जाऊं, मेरी मर्जी। समझ रहे हो? वेट्स हटाया, वॉल्यूम बढ़ा, वेट्स रख दिया, वॉल्यूम घट गया, मेरी मर्जी। तो ये प्रोसेस कैसी है मेरे प्यारे बच्चों? रिवर्सिबल। तो ये फॉर्मूला कब लगेगा? जब प्रेशर तुम्हारे पास में कांस्टेंट ना हो। और अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है और प्रोसेस रिवर्सिबल है तो फिर ये फॉर्मूले पक्का लगेंगे। तो गाइस इसको स्टार बना के आप लोग सब लिख लीजिएगा। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बिल्कुल हल्के में लेने की गलती ना करें। चलो डन। कोई दिक्कत? क्या इसको अच्छे तरीके से नोट कर लिया? क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? चलिए, तो अब अगर हम लोगों ने यहां पर वर्क डन इन रिवर्सिबल प्रोसेस सीखा, तो क्या हम लोग वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं सीख सकते? क्या हम लोग वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं सीख सकते? हां, हम लोग वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस भी सीख सकते हैं और हम लोग उसी की तरफ चलेंगे। सो दैट इज वर्क डन इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो प्यारे बच्चों, इरिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर दो चीजें होती हैं, बहुत घटिया होती है। पहला होता है फ्री एक्सपांशन, मतलब तुम्हारी गैस एकदम फ्रीली एक्सपांड करे, फ्री एक्सपांशन। और दूसरा नॉर्मल इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, इरिवर्सिबल एक्सपेंशन। तो दोनों केसेस में आप वापस अपने इनिशियल पॉइंट पे नहीं आ सकते। जो चेंज हो गया सो हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहां पर तो तुम्हारा फॉर्मूला फिक्स है, इस दर तो फॉर्मूला अपना फिक्स है, P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V, क्योंकि यहां पर इरिवर्सिबल के अंदर जो तुम्हारा प्रेशर चेंज हो गया सो हो गया, तो वो तो कांस्टेंट हो गया। तो ये फॉर्मूला अपन लगा सकते हैं। समझ में आ गई बात? लेकिन अगर मैं फ्री एक्सपेंशन की बात करूं तो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन इज ऑलवेज डन इन वैक्यूम वेयर देयर इज नो सराउंडिंग या वेयर देयर इज नो P एक्सटर्नल। फ्री एक्सपेंशन तभी होगा जब वैक्यूम हो, और अगर वैक्यूम है तो सराउंडिंग है ही नहीं। सराउंडिंग तो हम हमेशा एयर मानते हैं। भाई अगर मैं खड़ा हूं और मेरे सर पे प्रेशर लग रहा है तो वो एटमॉस्फेयर लगा रहा है। अगर वैक्यूम में एटमॉस्फेयर ही नहीं तो काहे का प्रेशर? तो फ्री एक्सपेंशन में देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर। और अगर कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है तो वर्क डन क्या होगा? तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मल्टीप्लाई बाय डेल्टा V। फ्री एक्सपेंशन में वॉल्यूम इनिशियल से फाइनल मुझे मिल जाएगा, लेकिन P एक्सटर्नल यहां पर कितना है? We know that there is no P external which is equal to 0. 0 by 0 क्या हो गया? 0 मतलब there is no work done. इस बात को ध्यान रखना, फ्री एक्सपेंशन में there is no work done. There is no work done, my guys, my boys.
My boys, there is no work done, my boys. Is that clear to you guys? क्या मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गया? तो गाइज यहां पर अपने वर्क डन की रामायण खत्म होती है. फाइनली वी हैव कंप्लीटेड द रामायण ऑफ वर्क डन. ठीक है, तो हमने वर्क डन को सॉल्व करने की कितनी प्रोसेस देखी, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं. चलो, पहली प्रोसेस, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, आपको एक स्पेसिफिक प्रेशर दे दिया हो और उसमें वॉल्यूम चेंज बताया हो, तो ये फॉर्मूला लगता है. पॉइंट नंबर 1. आज अभी एक चीज और सीखी कि अगर आपको बोल दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई कर दिया जाए दैट इनिशियल प्रेशर इतना था लेकिन अब प्रेशर इतना हो गया और प्रोसेस वहां खत्म हो गई है, तो अब आपके पास में इरिवर्सिबल प्रोसेस है. तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में भी आपको एक ही प्रेशर पर काम करना है कि P एक्सटर्नल उस समय कितना है. तो यहां पर भी ये फॉर्मूला लगेगा. मतलब प्रोसेस अगर इरिवर्सिबल है और आपको वर्क डन निकालना है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो भी ये फॉर्मूला लगेगा. दूसरा तरीका हमने देखा वर्क डन निकालने का, ग्राफिकल मेथड. प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का अगर आपको कर्व दे रखा हो तो आप एरिया अंडर कर्व से वैल्यू निकाल सकते हो. आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, उस कर्व का वर्क डन हमेशा 0 आता है. इस वर्क डन के पहले हम एक वर्क डन आइसोकोरिक मेथड में सीख चुके हैं, फिर एक आइसोबैरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज होता है, प्रेशर कांस्टेंट रहता है, तो वहां पर भी ये फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि वहां प्रेशर कांस्टेंट है. फिर प्रेशर वॉल्यूम जब दोनों चेंज होते हैं तो आप देख लो कि ट्रपेजियम बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, स्क्वायर बन रहा है, आप उसका एरिया निकाल लो, तो एरिया अंडर कर्व इज योर वर्क डन. फिर तीसरी हमने मेथड आज देखी, कब? इरिवर्सिबल प्रोसेस में, जब आपका प्रेशर चेंज हो रहा हो और ग्राफ भी ना दिया हो, तो आप वहां पर फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बेस 10 VF अपॉन VI, या आप फॉर्मूला लगाएंगे वर्क डन इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log बेस 10 VI PI अपॉन PF, प्रेशर टर्म. अगर NRT ना दिया हो क्वेश्चन में तो हम लोग जानते हैं P1 V1 इज इक्वल टू NRT या P2 V2 इज इक्वल टू NRT. तो जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी हो, P1 V1 दे रखा है तो वो लगा दो NRT की जगह, तो माइनस 2.303 P1 V1 log बेस 10 VF अपॉन VI, या W इज इक्वल टू माइनस 2.303 माइनस 2.303 P2 V2 log बेस 10 VF अपॉन VI, या PI अपॉन PF, जो भी हो. वो कब था? इरिवर्सिबल प्रोसेस नहीं थी, वो रिवर्सिबल प्रोसेस थी. लेकिन अगर आपको इरिवर्सिबल प्रोसेस दे दियो तो इसकी दो कैटेगरी बनती है. एक मैक्सिमम वर्क डन, कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में कितना मैक्सिमम वर्क कर सकते हो, यही फॉर्मूला लगेगा. प्रेशर क्योंकि यहां पर कांस्टेंट है, जो अचीव कर लिया कर लिया. लेकिन अगर आप फ्री एक्सपेंशन कोई आपसे पूछता है तो प्यारे बच्चों, फ्री एक्सपेंशन वैक्यूम में किया जाता है जहां पर देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, और जब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, 0 है, तो वर्क डन भी 0 होगा. तो गैस बिना वर्क करे एक्सपैंड हो जाएगी. इन वैक्यूम गैस एक्सपैंड विदाउट डूइंग एनी वर्क डन. ठीक है, तो गाइस यहां पर वर्क डन की कथा पूरी तरीके से समाप्त होती है, पूरी तरीके से खत्म होती है. अब मैं एक काम करता हूं, अगले वीडियो में आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को वर्क डन के कुछ न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि यार वर्क डन के इन फॉर्मूलेस का एप्लीकेशन कैसे किया जाए. और फिर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के बाद भी इसी वर्क पर और हीट के ऊपर कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो गाइस आज का वीडियो अपन यही खत्म करते हैं. आज आप जरा फॉर्मूले वगैरह रिवाइज कर लो. अगले वीडियो में शांति से, बड़े अच्छे से हम वर्क के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और फिर हम लोग पूरी तरीके से रेडी हो जाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने के लिए. तो गाइस अगर वीडियो समझ में आया हो तो अच्छे तरीके से कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगर कोई डाउट आता है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दो, ताकि कल न्यूमेरिकल वाला पार्ट शूट करते वक्त मैं आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम हो वो क्लियर कर दूं. अगर आप वीडियो बहुत बाद में देख रहे हो तो फिर जब अपन इसका रिवीजन करेंगे तब हम लोग इसके बारे में बात करेंगे. तो गाइस आज का वीडियो अपन यहीं खत्म करते हैं. होप सब अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, मजा आया होगा. तो गाइस दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे. वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करो, एंड ग्रेविटी सर्कल चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब कर दो। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे मेरे प्यारे बच्चों।